जब आप डिलीवरी रूम में जाएँगे, एक मदर को खुश देखेंगे, वो तभी मिल सकती है। एंड वो जब बाहर निकल कर आप पूरे परिवार को बताओ, जी आपका लड़का है, लड़की हुआ है, क्या हुआ है, एक वो जो खुशी मिलती है ना, वो प्राइसलेस, वो चीज़ें कभी नहीं मिल सकती आपको। जो न्यूली पेरेंट्स होते हैं, जब उनके हाथ में वो बेबी आता है तो उनके एक्सपीरियंस को आप शेयर करना चाहेंगे कि उन्हें कैसा फील होता है? जो बच्चा निकलता है, उस बच्चे को निकलते ही हम माँ की छाती पे रख देते हैं, ठीक है ना? जिसे बोला जाता है गोल्डन टच। शुरुआत में ही माँ से बेबी का स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। तो पहले 24 घंटे होते हैं वो कितने क्रूशियल होते हैं उनके? 24 घंटा जब बेबी मम्मी पापा के पास जाता है, उनको अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं, कई बार नई चीज़ें समझ में नहीं आती, कंफ्यूज होते हैं। 500 ग्राम से भी कम उनका वेट था, तो थोड़ा उनके बारे में बताइए कि ये बच्चे 500-600 ग्राम पैदा होते हैं, बट वजन घट घट कर कई बार 450 ग्राम तक भी आ जाता है। उनके फेफड़े इमेच्योर होते हैं, उनकी आंतें इमेच्योर होती हैं, उनका ब्रेन इमेच्योर होता है। जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसका वेट कितना मैटर करता है? अब इन बच्चों में जो शुरुआत में जब पैदा होते हैं, इनके शरीर में पानी की मात्रा अधिक होती है एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स, ठीक है ना? सो ये नॉर्मल है कि बच्चा शुरुआत के 5 से 7 दिन लगभग वजन घटाता है। मतलब बच्चे जैसे पैदा हुए उन्हें जॉन्डिस हो गया, उस समय से पहले बच्चे पैदा होते हैं, उनको पीलिया की चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिनके खून में असमानता होती है, उनमें पीलिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो नए पेरेंट्स होते हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चों की पॉटी का कलर या स्मेल को देख करके। अमूमन उसकी पॉटी या तो ब्लैक या ग्रीन आती है ना। डरना किस चीज़ से चाहिए? अगर बच्चे को ग्रे या वाइट कलर की पॉटी हो रही है ना। माँ का दूध अगर नहीं आ रहा है तो उसमें क्या चीज़ें की जा सकती है? ब्रेस्ट फीड यहाँ से नहीं बनता, यहाँ से बनता है, ठीक है ना? अ हेल्दी माइंड इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रेस्ट फीड। कि डायपर पहनाए बच्चे को या नॉर्मल कपड़ा? डायपर से डर्मेटाइटिस या उससे एलर्जी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना? जिस दिन वो पैदा होते हैं वो थोड़े अलग दिखते हैं, 10 दिन के बाद अलग, 1 महीने बाद एकदम अलग दिखते हैं। तो ये चेंज कैसे और क्यों आता है? बच्चा पैदा होता है, इसका फेशियल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इसके सर पे यहाँ पर हर बच्चे के छेद होता है ना, जो कि ब्रेन को ग्रो कराने का हेल्प करता है ना? तो वो बंद होता है, हमारे स्कल का शेप चेंज होता है, हमारा फेशियल स्ट्रक्चर चेंज होता है। जो शुरुआत में बच्चा लगता है वो 1 साल तक आते-आते चेंज हो जाता है। 1 साल का बच्चा 5 पे चेंज हो जाता है, फिर हमारी एज तक आते-आते सारा चेंज होता है। ये जीन्स होते हैं जो सारा चेंज करते रहते हैं। यूनिसेफ की माने तो इंडिया में हर दिन 69,000 से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नंबर है। और जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे उतने न्यूली पेरेंट्स के मन में सवाल आएंगे और उनको बहुत सारे ओपिनियंस भी मिलेंगे कि बच्चे को ये मत खिलाओ, वो मत कराओ, ऐसे मत नहलाओ, वैसे मत रखो, तमाम तरह की चीज़ें। तो इसमें जो न्यूली पेरेंट्स होते हैं ना, काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हमारे साथ एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में एक एक्सपर्ट जुड़े हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अमित, जो कि पीडियाट्रिशियन है एंड डॉक्टर को इस फील्ड में 18 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ा नंबर है। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर, स्टार्ट करेंगे सेशन उससे पहले आपने बताया कि आपको इस फील्ड में 18 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया। आप हर दिन जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी केयर करते हो, उनको देखते हो। तो आप जब इस फील्ड में इतने साल बिता चुके हैं, कैसा लगता है जब भी कोई नया बच्चा आपके हाथ में आता है तो? भगवान ने अगर कोई एक अच्छी चीज़ बनाई है तो बनाए न्यूबॉर्न, सीरियसली, है ना? सो क्यूट, सो इनोसेंट, सेल्फलेस पर्सन में आई वुड से, है ना? मतलब ना कोई शैतानी ना कुछ, ठीक है ना? बिल्कुल एक बच्चा प्यारा सा आया है जो सोता रहता है, रोता है तो बस दूध मांगता है और कुछ नहीं करता। सो एक कुदरत का करिश्मा है, और मैं इस चीज़ की एक अच्छी बात मानता हूँ कि भगवान ने मुझे एक जरिया दिया है कि मैं अपने छोटे बच्चों के साथ खेल सकता हूँ। So which is a nice thing. बिल्कुल, बहुत प्यारी बात कही आपने कि वो जो छोटे बच्चे होते हैं ज़्यादा शैतानी नहीं करते। वो भगवान के रूप होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। जब भूख लगती है तभी बस थोड़ा सा रोते हैं, उनको दूध पिला दो तो शांत हो जाते हैं। तो आप पीडियाट्रिशियन हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। जो न्यूली पेरेंट्स होते हैं, जब उनके हाथ में वो बेबी आता है तो उनके एक्सपीरियंस को आप शेयर करना चाहेंगे कि उन्हें कैसा फील होता है? बड़ा ये गजब का है। सो जैसे एक जब बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होते ही जब बच्चा निकलता है, उस बच्चे को निकलते ही हम माँ की छाती पे रख देते हैं, ठीक है ना? जिसे बोला जाता है गोल्डन टच। शुरुआत में ही माँ से बेबी का स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट।
मतलब वो अनुभूति के लिए या तो पीडियाट्रिशियन समझ सकता है या माँ समझ सकते हैं कि वो क्या फीलिंग होती है, मम्मी को क्या अच्छा लगता है, अपनापन लगता है कि उसका एक टुकड़ा उसके छाती से अब लगता है, ठीक है, लगा हुआ है। सो ये एक फीलिंग होती है। वो फीलिंग आप जब आप डिलीवरी रूम में जाएंगे, एक मदर को खुश देखेंगे, वो तभी मिल सकती है। एंड वो जब बाहर निकल कर आप पूरे परिवार को बताओ जी आपका लड़का है, लड़की हुआ है, क्या हुआ है, एक वो जो खुशी मिलती है ना, वो प्राइसलेस, वो चीज़ें कभी नहीं मिल सकती आपको। एंड वहीं से उनसे फिर एक अपनापन स्टार्ट हो जाता है, अच्छा लगता है सारी चीज़, यही चीज़ है। मैं स्टिल, मुझे रिमेंबर है कि मैं अपना मेरी KGMC से पीडियाट्रिक्स कर रहा था, पहली डिलीवरी नया नया मैं घुसा था और मुझे बताया गया कि तुमको एक डिलीवरी के लिए जाना है। वो पहला अनुभव था जब मुझे लगा कि यार मैंने ब्रांच अच्छी ले ली। एक बच्चा निकला, छोटा गरीब था, गरीब परिवार था, उसका बेबी निकला, पूरा परिवार, वो बेचारा ना, KGMC में लोगों के पास पैसे होते नहीं, सारे गरीब आए, लेकिन उस बच्चे को देख के जो उस माँ के आंखों में जो चमक आई थी, ओहो, मैंने कहा भाई सही ब्रांच है, दिस इज द ब्रांच आई लाइक। वाह, बहुत ही आपने इसको अच्छे तरीके से बताया। अच्छा डॉक्टर, आपने जैसे माँ की बात की, इसमें लोग फादर का रोल भूल जाते हैं। इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, तो फादर कैसा फील करते हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं कि? एक्सट्रीमली इलेटेड। मैं खुद एक फादर हूँ, तो मैं बता ही सकता हूँ कि जब पहली बार बच्चा बाहर आता है, हम बच्चे को जब OT से लेके आते हैं, दादा दादी पापा सारे लोग उस बच्चे को देखते हैं, ओह माय गॉड, व्हाट अ मिरेकलस। अगर आप सारे तनाव भूल जाते हैं केवल अपने एक शरीर का एक अंश देखने के लिए, वो जो खुशी होती है ना, वो अनइमेजिनेबल, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कितना पापा खुश होता है, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो एक अलग सा एक चीज़ होता है। सो वेरी गुड डे, ठीक है ना। फादर is having a very important role in not only supporting अपने बच्चे को, अपने परिवार को, बट हर तरीके से फादर बहुत इंपॉर्टेंट रोल। बिल्कुल, और मतलब आई थिंक इसमें ना फादर लोगों को अंडरस्टिमेट कर दिया जाता है। अब नहीं, हाँ, लेकिन पहले किया जाता था। अब तो मदर एंड फादर दोनों इक्वली और अच्छा रोल निभाते हैं। तभी बोला जाता है एक पूरा परिवार, तभी बच्चा अच्छे से निकलता है जब मम्मी और पापा के पॉजिटिव गुण दोनों से लेके निकलता है, और दोनों का जो मिलन होता है, दोनों के जो गुण जाते हैं बच्चे में, वो जीन्स के थ्रू तो जाते ही हैं, बट उनका कैरेक्टर जो बाद में उसको मॉडिफाई करता है, वो बड़ा रोल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चों के लिए। करेक्ट। तो डॉक्टर, जैसे हम न्यूबॉर्न बेबीज की बात करते हैं, तो जो पहले 24 घंटे होते हैं वो कितने क्रूशियल होते हैं उनके लिए? सो पहले 24 घंटे बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। यहाँ आप एक बच्चे का, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा से मानता हूँ, पहली चीज़, अगर हम कोई जैसे दूध देना है माँ का, है ना, अब जैसे बच्चा 24 घंटे में पैदा होता है, तो मैं एक चीज़ हर बार माँ से कहता हूँ, अपनी गायनी से भी बात है, उन सबको पता होता है आजकल तो, कि सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं वो करते हैं गोल्डन टच, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बच्चा पैदा हुआ, माँ के यहाँ से लगा दिया, तो एक स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, जिससे कि बच्चे की बॉन्डिंग होती है। दूसरा चीज़, जैसे ही माँ बिल्कुल ठीक होती है, हम विदिन कोशिश करते हैं कि आधे घंटे के अंदर ही माँ के ब्रेस्ट से लगाएं, ठीक है ना, जिससे कि एटलीस्ट वो गुड मिल्क, जिसे हम कोलेस्ट्रम आपने शायद, कोलेस्ट्रम एक तरीके से अमृत में बोलता हूँ। अगर भगवान ने कुछ चीज़ दिया है माँ को देने के लिए, तो अमृत यहाँ दिया, इसे लिक्विड गोल्ड बोलो या अमृत बोलो, कम नहीं। सो माँ का जो दूध, हम कोशिश करते हैं कि पहले तुरंत आधे पौने घंटे में बेबी को माँ के स्तन से लगाते हैं। इसके बाद हम 24 घंटा जब बेबी मम्मी पापा के पास जाता है, उनको अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं, कई बार नई चीज़ें समझ में नहीं आती, कंफ्यूज होते हैं। बच्चा अगर वैक्यूम से निकला है, तो हो सकता है उसके सर का शेप थोड़ा सा बिगड़ा हो, है ना। ये सारी चीज़ें उन्हें लगता है यार मेरा सर ऐसा, मेरे बच्चे का सर ऐसा, तो बताया जाता है कि सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। हो सकता है बच्चे उन्हें दिखे कि यार मेरी हम बच्चे की पॉटी काली आ रही है, ग्रीन आ रही है, तो ये सारी चीज़ें उन्हें बताया जाता है कि नॉर्मल चीज़ है। पेशेंट्स कंफ्यूज होते हैं, हमारा बच्चा सो बहुत रहा है, तो उनको बताया जाता है भाई बच्चा लगभग 70 से 80% सोता ही रहेगा। बच्चे के लिए 14 से 16-18 घंटे की नींद होना ज़रूरी है। बच्चा रो रहा है तो मम्मी पापा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों रो रहा है, उन्हें सारा चीज़ बताया जाता है कि रोना क्यों ज़रूरी है, क्यों रो रहा है, अधिकतर ब्रेस्ट फीड के लिए रो रहा है या डायपर गीला है। तो 24 घंटे मम्मी पापा अ लिटिल कंफ्यूज्ड, है ना। हमेशा अच्छा रहता है कि उनके साथ थोड़ा सा टाइम बिताएं, थोड़ा सा उनको बताएं कि क्या चीज़ नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, क्या चीज़ ना हो तो आपको देखना है उस चीज़ के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत बिल्कुल एग्जैक्टली। तो डॉक्टर, जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसका वेट कितना मैटर करता है? जब भी बच्चा पैदा होता है, अमूमन हमारे इंडिया में लगभग बच्चा 2.25 किलो से 3 किलो के बीच में
नॉर्मली होता है ना। हम लो बर्थ वेट बेबीज बोलते हैं जब बच्चा 2.5 किलो से कम होता है। सो अगर हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द बेबीज जो होते हैं 2.5-3 किलो के आसपास के होते हैं, जो नॉर्मल बेबी बोले जाते हैं। अब इन बच्चों में जो शुरुआत में जब पैदा होते हैं, इनके शरीर में पानी की मात्रा अधिक होती है एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स, ठीक है ना। सो ये नॉर्मल है कि बच्चा शुरुआत के 5 से 7 दिन लगभग वजन घटाता है, 5वें दिन तक वजन घटाता है, स्टेबल होता है और लगभग 7 से 9 दिन पे अपना बर्थ वेट दोबारा पाता है। तो वो वजन घटाने का प्रोसेस कैसे होता है? नॉर्मल है, बच्चा पी करता है, बच्चा यूरिन पास करता है ना, बच्चा यूरिन पास करता है और नॉर्मल होता है कि बच्चे के शरीर से पानी निकलना है। अगर बर्थ होने के बाद बच्चे का वजन बढ़ रहा है तो वो एबनॉर्मल है। बच्चे का वजन लगभग 5 से 7% घटना चाहिए, है ना। यही चीज़ हम पेरेंट्स को भी बताते हैं कि आप डरे नहीं, आप इस चीज़ से घबराएं नहीं कि अगर अपने बच्चे का वजन घट रहा है। बट एक चीज़ जान लेना जरूरी है, बच्चे का पूरा मिलाकर अगले 5 से 7 दिनों में लगभग 10 से 12% वजन नहीं घटना चाहिए। 5 से 7% वजन ठीक है, बट अगर 10 से 12% वजन घट रहा है वो एबनॉर्मल होता है। ओके, ठीक है। आपने जैसे अभी मुझे बता रहे थे आप कि आपने जो बेबीज डिलीवर किया या उनको केयर कर रहे थे आप, तो वो 500 ग्राम से भी कम उनका वेट था। तो थोड़ा उनके बारे में बताइए कि कितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। असल में मैं पीडियाट्रिक्स के साथ में एक न्यूनेटोलॉजिस्ट भी हूँ और लकी हूँ जो कि कनाडा से थोड़ा सा पढ़ाई करके इस चीज़ के वापस आए। सो ऐसे बहुत सारे बेबीज़ होते हैं जो कि 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम के हमारे पास होते हैं, है ना। अब इन बच्चों के लिए स्पेशल नर्सरी होती है जिसे न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं, है ना। हमारे पास हम भी लकी कि हमारे मदरहुड पे हमारे पास एक ऐसी इंक्यूबेटर है जिसे हम लोग इंक्यूबेटर बोलते हैं, जहाँ छोटे बच्चे रखे जाते हैं 500-600 ग्राम के, लंबे समय के लिए रहते हैं। ये बच्चे 500-600 ग्राम पैदा होते हैं बट वजन घट घट कर कई बार 450 ग्राम तक भी आ जाता है। इसमें से बच्चे बचते हैं, टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, बट इनको बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। उनके फेफड़े इमेच्योर होते हैं, उनकी आंतें इमेच्योर होती हैं, उनका ब्रेन इमेच्योर होता है, लंबा खेल होता है। इनको धीरे धीरे इनको स्पेशल वेंटिलेटर होता है, स्पेशल केयर देनी होती है, स्पेशल न्यूट्रिशन देना होता है। इनका बड़ा धीरे धीरे करके ये हमारे आईसीयू में लगभग 2 से 3 महीने तक रहते हैं और तब चलकर ठीक होते हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास एक बेबी है, आई एम नॉट गोइंग टू कोट द नेम, बट यस, एक रिसेंटली एक बेबी हुआ है हमारे पास जो कि एक ट्विंस थे, उसमें से एक बेबी को इनिशियली मिसहैप हुआ बट एक हमारे पास रहा। वो एक तो 24 घंटे के अंदर ही, बट दूसरा हमारे पास लड़की रह रही है। मैंने देखा है, भगवान ने एक चीज़ जस्ट जरिए इस चैनल के जरिए बोलूँगा, हमारे यहाँ लड़का लड़की बड़ा किया जाता है, ठीक है ना। बट ये चीज़ हमेशा मान लीजिए, जब बच्चा पैदा होता है सर्वाइवल फीमेल्स का बड़ा अच्छा होता है, ठीक है ना। 500-600 ग्राम के जो बच्चे होते हैं, अधिकतर जो फीमेल्स आते हैं उनका सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है। सर्वाइवल के साथ बहुत वैल्यू ऊपर वाले ने बनाया है इनको स्ट्रॉन्ग, और ये वाकई बचपन से दिख जाता है कि दे आर स्ट्रॉन्ग। और फीमेल्स इनफैक्ट उनका लाइफ के आगे का जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी काफ़ी कम होते हैं एज कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है। सो एनीवे, ये 500-600 ग्राम के बच्चे बचते हैं आजकल, अच्छे से बचते हैं, बट टाइम लगता है वो पेशेंस देना। तो डॉक्टर, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कि किसी भी बच्चे के साथ कोई मिसहैप हो जाता है या वो नहीं बच पाते? एक चीज़ ध्यान रखिए, सारे जो छोटे बच्चे होते हैं इनको अमूमन ग्रो करने के लिए अंदर पेट का एनवायरनमेंट ही उपयुक्त होता है ना। बच्चे बाहर आते हैं, इनके फेफड़े मैच्योर होते हैं, इनकी आंतें मैच्योर होती हैं, आंखें मैच्योर होती हैं, ब्रेन मैच्योर होता है, तो इन सब में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ना। बच्चे छोटे होते हैं, उनमें लड़ने की, बीमारी से लड़ने की जो इम्यून पावर होती है वो कम होती है, तो इनको इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रेन में रक्त बह सकता है, आंतों में इन्फेक्शन हो सकता है, फेफड़े में चौर हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं ना। बट जैसे जैसे इनको न्यूट्रिशन देते रहें, इनकी देखभाल करते रहें, धीरे धीरे करके ये बच्चे भी बचते हैं। एंड सीरियसली, एक अगर 500-600 ग्राम का बच्चा बचता है ना, तो या तो वो खुशी डॉक्टर के चेहरे पे देखो या पेरेंट्स के चेहरे पे, ठीक है ना। वो अलग से एक अनुभूति होती है कि मेरे द्वारा एक ये अच्छे से बच्चा बचा है, बहुत अच्छा लगता है उस चीज़ की। आपने जैसे डॉक्टर ये फीलिंग तो बता दी कि जब बच्चे बच जाते हैं तो कैसा लगता है, लेकिन अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई तो फिर वो मतलब सैड डे फॉर अस, है ना। सी, वी आर डॉक्टर्स, वी आर हीलर्स। हम एक हीलर हो सकते हैं। हमारे लिए बड़ा दुख का टाइम होता है जब हम किसी के साथ कोई मिसहैप देखते हैं, ठीक है ना।
दो वी डोंट एक्सप्रेस, बट अंदर से दिमाग खराब हो जाता है, मूड खराब हो जाता है उस दिन यार कि इतना अच्छा मेहनत किया, मम्मी पापा को बिलखता हुआ देखता है, रोता देखते, एज ए डॉक्टर के अंदर की फीलिंग हमारी लगने लगता है ना यार गड़बड़ है, ठीक है ना। हम उनको जाके सांत्वना देते हैं, बट अंदर से हमें भी बड़ा खराब लगता है सीरियसली। अगर वो एक फीलिंग आई कैंट एक्सप्लेन, बट जैसे एज पेरेंट्स को होता है, अब बच्चा हमारे पास रह रहा है तो पेरेंट्स तो दूर हैं, बट लाइक हम तो उसके गार्जियन हैं, अपने बच्चे को खोना जैसा एक अनुभूति होती है जो अच्छी नहीं होती, ठीक है ना। सो इसीलिए एक डॉक्टर, हमें क्या, हर डॉक्टर चाहता है कि उसका जो भी उसके अंदर का पेशेंट है वो हमेशा ठीक हो। करेक्ट, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही बताई। तो आपने इन्फेक्शंस की बात कर रहे थे आप, तो आजकल जैसे केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं कि बच्चे के साथ, मतलब बच्चे जैसे पैदा हुए उन्हें जॉन्डिस हो गया, तो ये बहुत कॉमन क्यों होते जा रहा है? जॉन्डिस तो नॉर्मल चीज़ है ना, जॉन्डिस कॉमन नहीं है आजकल। पहले पीलिया होता था, पहले भी पीलिया होता था, बट उतना डिटेक्ट नहीं होता था, है ना। अब क्या है कि अब मशीन्स आ गए हैं जो कि आपको, पहले खून का सैंपल लिया जाता था, उससे पता लगता था पीलिया होता था। अब हम खून का सैंपल ले लेते हैं, मशीन से बता देते हैं कि पीलिया है कि नहीं, है ना। और पीलिया पहले भी इतना होता था जितना आत होता था, ठीक है ना। अब यह है कि थोड़ा बच्चे पहले पैदा हो जाते हैं, जो समय से पहले बच्चे पैदा होते हैं उनको पीलिया की चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिनके खून में असमानता होती है उनमें पीलिया की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पीलिया तो उतना ही है, ऐसा कुछ नहीं कि ज़्यादा बढ़ गया, बट हमारा चीज़ें ढूंढने का तंत्र बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा पीलिया लगता है। और ये पीलिया सुनकर मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग घबराएं ना कि मेरे बच्चे को पीलिया हुआ है, क्योंकि ये वो पीलिया नहीं है जो हम बड़े लोगों को लीवर खराबी की वजह से होता है। ये बेसिकली होता है क्योंकि बच्चे का खून गाढ़ा होता है, वो खून टूटता है, उसका वजह से उसकी जगह हमारा खून बनता है। अब जो वो खून टूटता है उसकी वजह से पीलिया होता है, ठीक है ना। सो आजकल गाइडलाइंस है, ऐसा नहीं कि हर कोई पीलिया जिसको हो गया उसको भर्ती कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेशनल लाखों बच्चों पे करके टेस्ट करके गाइडलाइंस बनी, उस गाइडलाइंस के देखकर हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या बच्चे को फोटोथेरेपी चाहिए या नहीं। अब इसी चीज़ पे एक और चीज़, क्योंकि बड़ी कॉमनली दादी नानी बोलती हैं कि हमारे बच्चे को पीलिया हो गया है तो क्या मम्मी को हल्दी का दूध ना दें, या बच्चे को माँ पीली साड़ी ना पहने, या पीले बल्ब में ना रखें। तो उनको ये बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि किसी भी खाने से, पीने से, दिखाने से कोई पीलिया नहीं होता है ना। पीलिया बेसिकली बच्चे का खून टूट रहा है उसकी वजह से होता है, उसमें माँ के खान पान किसी चीज़ से कोई रिलेशन नहीं होता। एक और बड़ा कॉमन इसी कि सूरज का रोशनी क्या फ़ायदा देता है या नहीं देता है। मम्मी आती हैं कि हम तो बच्चे को सूरज की रोशनी में रख देंगे, इसका पीलिया ज़्यादा है, उससे ठीक हो जाएगा। तो ये एक भ्रम है, ठीक है ना। हमें अगर कोई साइंस का बंदा है उसे पता होगा कि ब्लू लाइट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है जो कि जब हमारे बिलिरुबिन जो कि पीलिया का अंत है उससे जाकर टकराती है तो उसको चेंज करती है। तो जबकि सनलाइट एक ब्रॉड बेस्ड वाइट लाइट है, ठीक है ना, जिसकी वेवलेंथ ब्रॉड होती है तो उतना इफेक्ट नहीं करती है। अगर बच्चे को हल्का फुल्का जॉन्डिस है तो दादी नानी पूछती है तो मैं ज़रूर बोलता हूँ कि ज़रूर दिखाओ सूरज की रोशनी, दिखाने में कोई हार्म नहीं है क्योंकि उससे मेरे बच्चे को विटामिन डी मिल रहा है, कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। बट अगर हमारा एक लेवल है उससे ज़्यादा हो रहा तो कृपया कर आप फोटोथेरेपी के लिए भर्ती कर दीजिए। ठीक है, आपने जैसे टेस्ट की भी बात आप कर रहे थे, तो न्यूबॉर्न बेबीज को कौन से टेस्ट कराने चाहिए शुरुआत में जो पेरेंट्स को पता होना चाहिए? ठीक है ना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आजकल, ये यूनिवर्सल टेस्ट होता है, वो होता है बच्चे का थायराइड प्रोफाइल कराना, है ना। थायराइड कराना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चा ग्रो कर रहा है। थायराइड का हार्मोन सबसे ज़रूरी होता है मानसिक विकास के लिए। जब बच्चा पैदा होता है बच्चे को थायराइड तब तक अपनी माँ से मिल रहा होता है, जब बाहर आता है तब हमें पता लगता है क्या बच्चे को थायराइड डेफिशिएंसी है कि नहीं, है ना। सो इमीडिएटली अधिकतर अस्पतालों में बच्चे के कॉर्ड से सैंपल लेके थायराइड की टेस्टिंग भेज दी जाती है, जिससे कि विदिन 24 घंटे पता लग जाता है भाई बच्चे को थायराइड कम तो नहीं है ना। अगर थायराइड की बीमारी है तो थायराइड का हार्मोन शुड बी स्टार्टेड एज सून एज पॉसिबल। इसके अलावा कुछ और टेस्ट होते हैं लाइक न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग कुछ लोग बोलते हैं, जिससे कि हमें कुछ ऐसी रेयर डिजीजेस होती हैं लाइक G6PD, है ना, फिनाइल कीटोनुरिया, जिसमें पता लगता है। नॉट मैंडेटरी बट यस मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल बोलते हैं कि करना चाहिए।
तीसरी चीज़ जो मैं ज़रूर इस चैनल के माध्यम से बोलूँगा, हियरिंग टेस्ट कराना। यूनिवर्सल हियरिंग टेस्ट कराया जाता है। मम्मी पापा दादी बोलते हैं हमने तो चुटकी बजाई, हमारे बच्चे को पता लग रहा है तो हियरिंग ठीक है, हम नहीं कराएंगे, है ना। बट ये सोचना गलत है ना। हमने चुटकी बजाई बट बच्चे का वो सेंसरी सिस्टम हमें नहीं पता लगता क्या बच्चा हमारा विस्पर भी सुन पा रहा है नहीं। ये हमारे द्वारा, हम डॉक्टर्स के द्वारा बनाए नहीं, ये यूनिवर्सल टेस्ट है जो एटलीस्ट हर बच्चे को करा लेना चाहिए। ठीक है, तो आपने जैसे हियरिंग की बात की, तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चों में तो शुरुआत में न्यूली पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते कि बच्चा अच्छे से देख पा रहा है, बोल पा रहा है, या फिर सुनने वाला तो आपने बता दिया, तो ये कैसे पता करें? बच्चा देखता है, बच्चा आपको देख रहा होता है, बच्चा आज को समझ रहा होता है, बच्चा आपकी सुन रहा होता है। आपने पुराना सुना होगा, महाभारत में लिखा है कि अभिमन्यु ने पेट में मम्मी की वो सारा चीज़ सुन लिया था, है ना। सो दिस इज, आई थिंक उस चीज़ में कुछ सच्चाई हो सकती है। बच्चा मम्मी को फील कर सकता है, बच्चा मम्मी की बातें सुन सकता है। मतलब देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस, बट यस, पक्का बच्चा सुन सकता होगा एटलीस्ट। जैसे अब बाहर बच्चा आता है, हम 24 घंटे के अंदर हियरिंग टेस्ट करते हैं तो उससे हमें पता लग जाता है ना। बच्चा मम्मी को बड़े अच्छे से फील करता है। जो हमारे 500-600 ग्राम के जो बच्चे होते हैं ना, वी हैव सीन कि जिसकी मम्मी बड़ी पॉजिटिव होती हैं, बच्चे से आके बात कर रही होती हैं, बच्चे के हाथ टच कर रही होती हैं। एक कंगारू मदर केयर एक चीज़ होती है जो बच्चे को यहाँ पर रखती हैं, बच्चे को, है ना, जिसका मदर के साथ, मदर और बेबी का बड़ा अच्छा इंटरेक्शन होता है ना, उसकी बहुत अच्छे से वो बच्चे निकलते हैं। इनफैक्ट वो बच्चे बड़े काम और बिना किसी दवाइयों के अच्छे से निकलते हैं। सो बच्चे मम्मी को फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं। मैं पक्का हूँ कि वो बोल भी सकते हैं मम्मी से अगर उनकी जुबान निकल जाती है, ठीक है ना। बट यस, ये अलग टाइप का, ये मतलब एक मिराकुलस टच होता है मदर का जो कि बेबी के साथ होता है। सो दे कैन fear and hear also, I can see. ओके, ठीक है। मतलब उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कैसे पता करें कि बच्चे देख नहीं पा रहे हैं? जैसे देखिए, आपको हियरिंग टेस्ट है, हियरिंग टेस्ट हमने बताया 24 घंटे के अंदर कर देते हैं हम लोग, है ना। इसी तरह से आई टेस्ट होता है ना। जब भी बच्चा पैदा होता है तो एक चीज, जरूरी चीज जो हम सब लोग देखते हैं वो होता है रेड आई रिफ्लेक्स। उसका मतलब है कि एक लाइट हम लोग बच्चे की आंखों के अंदर डालते हैं, जिस पुतली के अंदर, देखने के लिए कि हमें लाल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। एक तो उससे, क्योंकि उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मिस हो सकती है वो होती है आई का ट्यूमर, जिसे रेटिनोब्लास्टोमा, है ना। इसी तरह से हम हियरिंग टेस्ट हर बच्चे का नहीं, आई टेस्ट हर बच्चे का नहीं कराते हैं। जो प्रीमेच्योर होते हैं, जो बच्चे 33-34 हफ्ते से नीचे के पैदा होते हैं, या जिन्हें, जो वेंटिलेटर पे रहे हैं, या जिनको ऑक्सीजन मिला है, ठीक है ना, लंबे समय तक, ऐसे बच्चों को हम हमेशा हियरिंग टेस्ट कराते हैं। ऐसे बच्चों का हमेशा आई टेस्ट कराते हैं। ऐसे बच्चों का ब्रेन स्कैन कराते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए कराते हैं जिससे कि हमें समय रहते पहले पता लग जाए कि आँखों में, ब्रेन में, हियरिंग में कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। अदरवाइज जनरली बाकी और कोई टेस्ट नहीं कराया जाता है। आपने जैसे प्रीमेच्योर की बात भी की, तो जो प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं यूजुअली उनमें क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं? सो अगर प्रीमेच्योर बेबीज थी, देखिए, अगर जो बच्चा 32 से 34 हफ्ते के, जैसे कि प्रीमेच्योर बेबीज बोला जाता है, एक होता है लेट प्री टर्म और एक होता है प्री टर्म, है ना। सो अगर हम बात करें 2.5 किलो से नीचे हमारे लो बर्थ वेट हो गए, 1.5 किलो से नीचे हमारे वेरी लो बर्थ वेट हो गए, और 1 किलो से नीचे एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट हो गए। तो अगर मैं 1 से 1.5 किलो तक के बच्चे की बात करूं, उनमें जनरली कॉम्प्लिकेशन, आजकल मेडिकल फील्ड इतना एडवांस हो गया है कि उनमें जनरली नहीं मिलते। ये बच्चे जब पैदा होते हैं तो इनकी फेफड़े नहीं चल रहे होते हैं, फेफड़े मतलब चल रहे होते हैं उनको, लेकिन सपोर्ट चाहिए होता है ना। तो एक बड़ा हमारा एक वेंटिलेटर, नॉन इन्वेजिव CPAP टाइप का सिस्टम होता है, जो कि हम केवल नाक के ऊपर एक मास्क लगा देते हैं बच्चे को, जिससे कि सांस लेने में थोड़ी आसानी होती है। जनरली इन्हीं सब चीज़ों से बड़े आराम से बच्चे निकल जाते हैं। अमूमन जो 1 से 1.5 किलो के जो बच्चे होते हैं उनमें यूजुअली कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं मिलता है ना। 1 किलो से जो नीचे के बच्चे होते हैं, जिनका स्टे लंबे समय तक होता है, उनमें कॉम्प्लिकेशन मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। कॉम्प्लिकेशन किस तरीके के, कि ब्रेन में हो सकता है कि ब्रेन के कोई सेल्स में किसी तरह की ब्लीड हुई हो या कोई परेशानी हुई हो। तो बच्चा हो सकता है बड़े होने पे पैर में कभी कभी थोड़ा बहुत टेढ़ापन हो सकता है, थोड़ा टाइटनेस आ सकती है, या बच्चे के बाद में किसी तरह की हियरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, या आँखों में प्रॉब्लम आ सकती है, सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है ना। बट आजकल हमारा मेडिकल सिस्टम, जैसे रिसर्च बढ़ रही है, उसी तरीके से डिफरेंट एवेन्यूज़ आ रहे हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट आ रहे हैं। तो लकी इनफ कि बच्चे बचते हैं और इनके कॉम्प्लिकेशंस का इलाज भी होता है। बट जरूरी होता है सही समय पर इनका पता लगा पाना कि ये चीजें हैं कि नहीं, ताकि डायग्नोस टाइम पर डायग्नोस टाइम पे हो जाए और इलाज टाइम से ट्रीटमेंट स्टार्टिंग।
एग्जैक्टली और जो बच्चे लेट पैदा होते हैं उनमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होते जनरली हैं? नहीं, जो बच्चे हमारे देखिए अधिकतर बच्चे जो होते हैं 38 से 40 हफ्ते के बीच में होते हैं। लेट हम बोलते हैं जब बच्चा 40-42 हफ्ते के आसपास होता है। अधिकतर बच्चे जो इस तरह के होते हैं उसमें क्या होता है कि कई बार बिकॉज स्ट्रेस की वजह से बच्चे की पॉटी निकल जाती है ना। तो इन बच्चों की जब पॉटी निकल जाती है, इन कुछ केसेस में मिकोनियम जो होता है बच्चे की पॉटी वो बच्चा फेफड़े में ले लेता है, जिसको कि मिकोनियम एस्पिरेशन बोलता है। तो इनमें से कुछ बच्चों को हो सकता है कि पॉटी अंदर लेने की वजह से मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम या ऐसे कहें कि फेफड़े में पॉटी जाने की वजह से इन्फेक्शन एक तरीके से हो सकता है, बट ये सब ट्रीटेबल है, ठीक है ना। सो अमूमन लेट प्रेगनेंसी में इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते जितना कि अर्ली में हो सकता है। और हाँ, इसीलिए हमारे गायनेकोलॉजिस्ट बड़े अच्छे हैं। हमारी रिसर्च ने बहुत डेवलपमेंट किया है। जब भी कोई प्रीटर्म बेबी आता है तो मे बी दे कवर फॉर इन्फेक्शन कि उसको कितना खींच सकते हैं। एक स्टीरॉयड होता है डेक्सा जो बच्चे को लगाया जाता है, माँ को लगाया जाता है, जो स्टीरॉयड उनके फेफड़े मैच्योर करने में, आँख मैच्योर करने में, आंतें मैच्योर करने में हेल्प करता है। ओके। और जैसे आपने पॉटी की बात की बच्चों की, तो यूजुअली जो नए पेरेंट्स होते हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चों की पॉटी का कलर या स्मेल को देख करके, तो कैसे पहचाने कि कोई गलत साइन तो नहीं दे रहा है मतलब बच्चे की तरफ से? जब भी बच्चा पैदा होता है अमूमन उसकी पॉटी या तो ब्लैक या ग्रीन आती है ना। उसमें ना तो ब्लड होता है ना कुछ और होता है, बट ये एक नॉर्मल कलर होता है जो कि अमूमन अगले 3 से 5 दिन में पॉटी ग्रेजुअली करके येलो आ जाती है ना। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। डरना किस चीज़ से चाहिए? अगर बच्चे को ग्रे या वाइट कलर की पॉटी हो रही है ना। बच्चे ने मेरे 24 से 48 घंटे तक पॉटी नहीं करी, 48 घंटे तक तो जरूर, अगर पॉटी नहीं करी तो चेक कर लेते हैं। जो अमूमन हमारे जब भी डिलीवरी होती है तो हमारे यहाँ पर या हर जगह आजकल चेक कर लिया जाता है कि बच्चे का पॉटी का रास्ता बनाए कि नहीं बनाए। जनरली थोड़ा सा एक ट्यूब डालकर हम लोग देख लेते हैं, अमूमन बच्चा पॉटी कर ही देता है, ठीक है ना। अगर बच्चे ने 24 से 48 घंटे में पॉटी नहीं करी है तो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ बच्चे की पॉटी में कोई ब्लड तो नहीं, ये भी चीज़ें देख लेना चाहिए। बच्चे का पेट तो नहीं फूल रहा किसी कारणवश, ये चीज़ें देख लेना चाहिए। इसके अलावा और जनरली कोई चीज़ नहीं। और स्मेल पॉटी की? स्मेल पॉटी से नहीं, बच्चे की नॉर्मल पॉटी होती है तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं। ग्रेजुअली जब बच्चा माँ का दूध लेने लगता है तो उसकी नॉर्मल पॉटी का कलर होने लगता है जो हमारा है, एंड दिस इज हाउ थिंग्स मूव्स। डॉक्टर, आपने माँ के दूध के बारे में बात की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि बच्चे जैसे पैदा होते हैं उनको माँ का दूध पिलाना चाहिए, लेकिन इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि सबसे पहले क्या खिलाए, क्या पिलाए बच्चे को, और माँ का दूध अगर नहीं आ रहा है तो उसमें क्या चीज़ें की जा सकती है, इसके बारे में बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, है ना। और इनफैक्ट मैं हर मदर को बोलता हूँ कि जब वो प्रेग्नेंट हों, ठीक है ना, तभी से पढ़ना स्टार्ट करें कि माँ का दूध क्यों देना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट होता है। भगवान ने कोई चीज़ बनाई है, जैसे मैंने पहले बताया, भगवान ने कहीं कोई अमृत बनाया है तो वो है माँ का दूध, इसमें कोई डाउट नहीं। शुरुआत के 24 घंटे का दूध तो आपकी ज़िंदगी भर का निचोड़ जो माँ अपने दूध के थ्रू बेबी को देती है। ये में बेबी का फर्स्ट वैक्सीन जो मिलती है वो है माँ का दूध। जो पहला दूध जो पीला गाढ़े का दूध आता है, इसे लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसमें भरा हुआ इम्यूनोग्लोबिन्स होता है, इसमें बनी हुई एंटीबॉडीज़ होती हैं, बच्चे के पेट में जाती हैं, बच्चे को पहला वैक्सीन तो वही मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मदर से बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कोशिश करके अपने ब्रेस्ट से लगाएं, हमेशा कोशिश करें। बच्चे को शुरुआत में थोड़ा सा दूध चाहिए, थोड़ा सी दूध है, ज़्यादा चाहिए नहीं, इतना सा दूध चाहिए होता है। बच्चे का तो वजन घटना है, ठीक है ना, उसको ज़्यादा दूध की आवश्यकता नहीं है। तो अगर मम्मी पहले से प्रिपेयर्ड है तो कोशिश करें कि केवल और केवल ब्रेस्ट फीड दें, ठीक है। हमें ना डब्बे का दूध देना है, ना हमें बॉटल देनी है। हमें कोशिश करना है कि इससे हमारे मदर को एक तो ब्रेस्ट फीड बढ़ेगा, बच्चा केवल ब्रेस्ट फीड लेगा। बॉटल के दूध की वजह से कॉम्प्लिकेशंस, ऊपर डब्बे के दूध की वजह से कॉम्प्लिकेशंस, वो सब चीज़ें नहीं होंगी। सो कोशिश करेंगे माँ का केवल और केवल ब्रेस्ट फीड। रिसर्च ने क्लियरली देखा है, जिस बच्चे को शुरुआत के 24 घंटे में ब्रेस्ट फीड ज़्यादा दिया गया, वो मम्मी बड़े होने तक उसको अच्छे से दूध पिला लेती है, ठीक है ना। इनफैक्ट द क्वालिटी इज़ गुड, द क्वांटिटी इज़ गुड, और पैसा भी बचता है एक तरीके से। सोचो, डब्बे का दूध कॉस्टली, माँ का दूध सस्ता। माँ का दूध से अच्छा फ्री है, उससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। दूसरा,
बच्चे को अगर ऊपर से नीचे तक कोई सा ऑर्गन देख लो, ब्रेन, बच्चे का IQ अच्छा, आप बच्चे के फेफड़े देखो, बच्चे को खांसी जुकाम कम, निमोनिया कम, आप ईयर सोचो, कान का इन्फेक्शन कम, आप सोचो उसके आंतें, ब्रेन मैच्योर, लंग्स मैच्योर, गट मैच्योर, उसको डायबिटीज कम, आगे जाकर उसको एस्थमा कम, ऐसी कोई चीज बता दो। इनफैक्ट लेटेस्ट रिसर्च तो बताती है कि ब्रेस्ट मिल्क से कैंसर कम, ठीक है ना। सो प्लीज सोचो इस तरीके से कि आपको भगवान ने एक अमृत दिया है, कोशिश करें 6 महीने तक ओनली एंड ओनली ब्रेस्ट फीड्स। और जिनको अगर शुरुआत में ब्रेस्ट फीड नहीं हो पा रहा है, नहीं निकल पा रहा दूध, तो क्या एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा कि ब्रेस्ट फीड यहाँ से नहीं बनता, यहाँ से बनता है, ठीक है ना। a healthy mind is always important for breast feeds। आप स्वस्थ हैं, आप खुश हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता ब्रेस्ट फीड ना हो। बट अगर नहीं हो रहा है ब्रेस्ट फीड तो सकुचाए नहीं, है ना। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास सेफ एंड हाइजेनिक डब्बे का दूध होता है, जो फिर हम डब्बे का दूध देते हैं। मन में ग्लानि मत रखो, मन में शिकवा मत रखो कि मैं अपने बच्चे को दूध नहीं दे पा रही हूँ, इससे कोई नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके थ्रू आप बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो। खान पान आगे है, आपका आचरण आगे, आपका एनवायरनमेंट आगे, आप उन सब से बच्चे के चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हो। बट यस, अगर पॉसिबल है तो अपना ब्रेस्ट फीड खूब दीजिए। और एक दिन में कितनी बार ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए? एक बच्चा अमूमन 8 से 10 बार ब्रेस्ट फीड पे लगाना चाहिए। सो यानी कि एज अ रूल ऑफ थंब, हर 2 से 3 घंटे पे बच्चा जब आपको साइन एंड सिम्टम दे, आप बच्चे को ब्रेस्ट से लगाएं और पिलाएं। और क्या वो साइन और सिम्टम्स होते हैं, उसको भी बताइए। जब बच्चा अधिकतर जब आता है तो अधिकतर सोता रहता है ना। आपको खुद ही दिख जाएगा बच्चा, मेरा मम्मी आते राउंड पे जाओ, डॉक्टर मेरा बच्चा अधिकतर सोया पड़ा है। बच्चा जब 2 घंटे में जगे, आंखें इधर उधर मटकाए, हाथ हल्का हल्का मुंह की तरफ लेके जाए, यौन करने लगे, इज क्रेविंग फॉर फीड्स, इस तरफ को फेस ले जा रहा है, उधर फेस ले जा रहा है, ढूंढ रहा है कुछ चीज, तो एक तरह से ये साइन एंड सिम्टम होते हैं कि बच्चा भूखा हो रहा है। बच्चा रो रहा है तो मुंह में या तो भूखा है, या डायपर गीला है, या उसे थोड़ा सा गर्मी सर्दी लग रही है बिकॉज ऑफ रैपिंग ज़्यादा के से। सो ये कुछ साइन एंड सिम्टम होते हैं जो बताता है। शुरुआत के 2 हफ्ते में यूजुअली कोशिश करते हैं कि बच्चे को माँ के स्तन से हर 2 घंटे में लगाएं, है ना, 2 से 2.5 घंटे में। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये साइन एंड सिम्टम्स और क्लियर होने लगते हैं, बच्चा खुद डिमांड करने लगता है, तो तब तक मम्मी पापा सीख जाते हैं। ओके, आपने जैसे सोने की बात की, तो एक दिन में बच्चों का कितने घंटे सोना नॉर्मल है? बच्चे सी देखिए, हर चीज़ किताब नहीं होती है, ये तो फैक्ट है, लेकिन अमूमन मोस्टली बच्चे जब शुरुआत में पैदा होते हैं लगभग 16 से 18 घंटे की नींद लेते हैं। जैसे जैसे बड़े हो जाते आते हैं वो ड्यूरेशन कम होता जाता है, और लगभग 3 से 4 हफ्ते का बच्चा 10 से 12 घंटे आराम से सोता है। अच्छा डॉक्टर, एक और चीज़ है कि जब भी बच्चे पैदा होते हैं, यूजुअली 1-2 महीने तक रहते हैं, तो उनका हाथ ऐसे मुट्ठी बंद रहता है, ये ऐसा क्यों रहता है? नॉर्मल होता है, फिस्टिंग होती है, ये हमारे कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं। जैसे आपने फिस्टिंग की बात करी है, रिफ्लेक्स इसी तरीके से जब बच्चा लेटा है अचानक से उठता है, चौंकता है ना, ये भी एक तरीके से रिफ्लेक्स है ना। ये सब प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस बोले जाते हैं, जो ग्रेजुअली जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है टाइम के साथ खत्म हो जाता है। ये सारी चीजें नॉर्मल है, ये सब कुदरत ने बनाई है और ग्रेजुअली ठीक होती है। ओके, और क्या बच्चे सपने भी देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। तो कई बार मैंने भी ऐसा देखा है कि बच्चे जब सो रहे होते हैं तो हंसने लगते हैं, रोने लगते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं, उनके फेस का एक्सप्रेशन चेंज होते रहते हैं। सारी चीजें होती हैं जो हम करते हैं, बेबीज भी करते हैं ना। नो रिसर्च की क्या वो बाकी सपने देखते हैं। दादी नानी से पूछो, दादी नानी बोलती हैं कि ये मेरा बच्चा पिछले जन्म के बारे में सोच रहा है ना। हो सकता है सच्चाई हो, देयर इज नो रिसर्च टू प्रूव, बट यस, बच्चे हंसते हैं, बच्चे मुस्कुराते हैं, बच्चे सोते सोते रो देते हैं, ये सारी चीजें नॉर्मल होती हैं। हिचकी भी बहुत लेते हैं बच्चे, काफी देर तक हिचकी लेते रहेंगे, नानी कहेगी कि अरे ये तो मौसी को या दादी को याद कर रहे हैं। ये चीजें भी होती हैं, ठीक है ना। बच्चे डू ऑल थिंग्स जो हम लोग करते हैं, वो कोई अलग नहीं है, बट हमारा मिनी वर्जन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपने जैसे यहाँ पे 2-3 साइंस बताए, उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिएगा। आपने सबसे पहले कहा कि बच्चे हिचकी लेते हैं, तो हिचकी लेना कब नॉर्मल है, कब अब नॉर्मल है? बच्चे अमूमन हिचकी जैसे ही देखो, साइंटिफिक रिसर्च बताता है कि हिचकी क्यों होती है। जब भी हमारा यहाँ नीचे एक डायफ्राम होता है, पेट और फेफड़ों के बीच में, वो जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमें हिचकी आती है ना। तो
ऐसा बोला जाता है कि बच्चों का जब पेट भर जाता है तो हमारा पेट भरता है, वो हमारे नीचे जो डायफ्राम होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है, उसकी वजह से बच्चे को हिचकी आती है। इनफैक्ट दादी नानी बोलते हैं हिचकी आने से दो ही चीज़, या तो पेट भर गया है, वो दे आर राइट, पेट भर गया है बच्चे का जिसकी वजह से हिचकी आ रही है, या फिर बच्चे को कोई याद कर रहा है, जो दादी नानी बोलती है। खैर अमूमन साइंटिफिक चीज़ बोली जाती है कि बच्चे का पेट भर गया है जिसकी वजह से डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट है। हिचकी आना बच्चे में काफ़ी हद तक नॉर्मल है ना। बच्चे को हिचकी आ रही है, आप हल्के से कंधे से लगाकर उसे बर्प करा दीजिए, जो हल्का गैस नहीं होगी वो निकल जाएगी, गैस निकल जाएगी, बच्चे की हिचकी अपने आप 5 से 10 मिनट में परेशान खत्म हो जाएगी। बच्चे को उससे कोई परेशानी नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा, है ना। इट्स ए नॉर्मल फिनोमिनन, हमारे बॉडी का नॉर्मल तंत्र है कि हिचकी आना वो नॉर्मल होता है। बच्चा बहुत ज़्यादा हिचकी आ रहा है, बच्चा हिचकी की वजह से क्राई बहुत ज़्यादा कर रहा है, हिचकी उसको वाकई डिस्कम्फर्ट दे रही है, देन प्लीज़ उस दौरान अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर मिलना चाहिए कि कहीं कुछ और चीज़ तो नहीं जो हम मिस कर रहे हैं। ओके और दूसरा कि बच्चे अगर बहुत ज़्यादा रो रहे हैं तो कब हमें इसका साइन समझ लेना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है? बच्चे रो रहे हैं, अमूमन अगर बच्चे रोते हैं तो कुछ कारण तो ज़रूर समझ लेना चाहिए। सबसे पहला कारण बच्चा भूखा तो नहीं है ना। दूसरा कारण आपने देखा जी उसका डायपर गीला तो नहीं है ना। तीसरा, आपने बच्चे को बहुत ज़्यादा लपेट तो नहीं रखा। बच्चे को हर दादी समझती है बच्चे को ठंड लग रही है तो पूरी तरह से लपेटे पड़े हैं, जबकि बच्चे को अंदर गर्मी लग रही है। चौथा, देखिए उसकी नाक, बच्चे केवल नाक से सांस ले सकते हैं। हमारी नाक बंद हो तो हम मुंह से सांस लेते हैं, बच्चे कहीं से नहीं ले सकते, केवल और केवल नाक से। देखिए, सुनिए, समझिए क्या उसकी नाक बंद तो नहीं है। पांचवा, वो बिना मतलब भी रो सकते हैं, इसलिए कि कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें पापा की याद है, पापा या दादी की गोदी में ले ले। मतलब ये 5-6 कारण यूज देख लीजिए, ये कॉमन कारण है। इन सब के बावजूद अगर आपका बच्चा रो रहा है देन मे बी कॉलिक या गैस भी एक चीज होती है ना, जिसे हम लोगों को समझ लेना चाहिए। तो इसको कैसे ट्रीट किया जाता है सर? कॉलिक की एक टिपिकल डेफिनेशन बोली जाती है कि बच्चा अधिकतर शाम को या रात को लगातार 3 घंटे रो रहा है, हफ्ते में 3 दिन से ज्यादा हो रहा है। एक सिंपल सा चीज जो मैं अपने मम्मी पापा को बोलता हूँ, साम दाम दंड भेद। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे बच्चे क्यों रो रहे हैं, देन इट कैन बी कॉलिक। अब कॉलिक बड़ी कॉमन सी चीज होती है, अमूमन 2 या 3 हफ्ते पे स्टार्ट होती है और 3 से 4 हफ्ते तक बच्चों को परेशान करती है। मल्टीपल रिसर्च बताती है कि इसका ये कारण है, ये कारण है, असली कारण सीरियसली नहीं पता होता। इससे बच्चे को जनरली कोई नुकसान नहीं होता है ना। एक कारण बोला जाता है कि बच्चे को गैस बहुत हो रही है, बच्चे को बर्प नहीं कराया जिसकी वजह से गैस की वजह से इश्यूज हो सकते हैं। कुछ बोलते हैं कि भाई इनके पेट में हेल्दी बैक्टीरिया कम हो रहे हैं जिसकी वजह से प्रोबेबली इनको कॉलिक हो रहा है, या दूध का प्रोटीन इनको थोड़ा सा एलर्जी दे रहा है उसकी वजह से कॉलिक हो रहा है, या बच्चा खुद ही उसका शरीर इतना सेंसिटिव है कि उसको थोड़ा सा भी पेट फूलना उसको बर्दाश्त नहीं होता है, दे क्राई। सो इट इज़, ये बड़ा कॉमन स्ट्रेस है पेरेंट्स के लिए, ठीक है ना, कि मेरे बच्चे को गैस हो रही है, बच्चा गैस की वजह से रोता रहता है। सो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ध्यान रखिए बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती है ना, बच्चा शांत रहता है। इस चीज़ के लिए कुछ कॉमन सी चीज़ें, बच्चे को काम एटमॉस्फेयर में रखें। कोशिश करें दूध पिलाने के बाद हर बार बच्चे को डकार दिला दें, गैस निकल जाएगी उसकी, है ना। कुछ लोग दादी नानी एक बहुत पुराना नुस्खा अपनाते हैं कि यहाँ पर हींग लगा देते हैं, वर्थ इनफ, ठीक है ना, हींग लगाकर मे बी उसकी गैस फ़ायदा हो जाए। लेकिन अगर फिर भी आपका बच्चा लगातार 3-3 घंटे रो रहा है, कोई बुराई नहीं एक बार डॉक्टर को दिखाने के लिए, है ना। डॉक्टर हो सकता है उसको कुछ एंटीस्पैज्मेटिक एजेंट लाइक साइमेथिकॉन टाइप के कुछ ड्रॉप्स आते हैं, आप उनको दे सकते हैं जिससे कि बच्चे की प्रॉब्लम हो, या आपका फार्मूला मिल्क या आपके दूध में कोई चीज़ चेंज करना पड़ सकता है जिससे कि एटलीस्ट मे बी एलर्जी हो रही है, या आपका डॉक्टर हो सकता है आपको कुछ गुड बैक्टीरिया दे दे जिसे प्रोबायोटिक कहते हैं जो कि हेल्प करे। सो ये सारी चीज़ें होती है। कॉलिक इज़ अ बिग एरिया ऑफ रिसर्च टू बी ट्रू, है ना। इसमें बहुत सारे इलाज हैं, बहुत सारे फेल होते हैं, बट अल्टीमेटली बच्चे मेजॉरिटी से आराम से निकल जाते हैं। ओके अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर 2 चीज़ है। सबसे पहले तो कहा जाता है कि जब भी बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें पुराने कपड़े पहनाने चाहिए, एंड दूसरा डायपर को और नॉर्मल कपड़े को लेकर के बड़ा ही डिबेट रहता है कि डायपर पहनाए बच्चे को या नॉर्मल कपड़ा, तो इन दोनों को थोड़ा सा आप क्लियर करिए। पुराने कपड़े पहनाना, इसका लॉजिक तो मुझे साइंटिफिक एविडेंस तो कुछ नहीं मिलता, बट मे बी
व्हेन आई जब ये दादी नानी के सब कहते हैं, इनसे पूछो कि दादी नानी कि आप क्यों बोल रहे हैं कि जी पुराने लोग बोलते थे। अब पुराने पुराने करते कितना पुराने, इसका आंसर तो कोई नहीं दे पाया। बट मे बी एक चीज़ बोला जाता है कि जब बच्चे शुरुआत में पैदा होते हैं तो उनका ऑल्फैक्टरी सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है। आपने देखा होगा बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत स्नीजिंग करते हैं, दादी नानी मेरा बच्चा छींक रहा है से सर्दी लगी। सो मे बी इनका ऑल्फैक्टरी सिस्टम बड़ा सेंसिटिव होता है। सो मे बी जो नया कपड़ा होता है उससे उनको छींके ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सो वन ऑफ द रीज़न ये हो सकता है। तो इसीलिए मे बी पुराने कपड़े पहनाना एक वन ऑफ द थिंग। धोकर आप नए कपड़े भी हैं तो उसको धो दीजिए अच्छे से और सुखाकर उसको पहना दीजिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं। और डाइपर और वर्सेस लंगोट है ना, हाँ। डाइपर इज सेफ, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा। डाइपर सेफ होता है, लंगोट भी सेफ होता है, ठीक है ना। डाइपर में कंफर्ट मिल जाता है, लंगोट में मम्मी को मेहनत बहुत करनी पड़ती है। दोनों स्कूल ऑफ थॉट ठीक है ना। डाइपर के साइड इफ़ेक्ट भी थोड़ा बहुत होते हैं कि डाइपर अगर लगातार पहनाया तो नीचे का एरिया वेट हो जाता है, वेट होने की वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन या रैश हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। डाइपर से डर्मेटाइटिस या उससे एलर्जी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। लंगोट भी सेफ़ है, बट लंगोट में बच्चे का अगर जाड़े के दिन है तो बच्चे को ठंड लग सकता है, मम्मी पापा को बार बार चेंज करना पड़ता है। तो दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स है, बट एट द एंड मैं बोलूँगा कि डाइपर सेफ़ है अगर आप लगाना चाहें, बट अगर मदर कंफर्टेबल है कि वो मेहनत कर सकती है, देन लंगोट इज ऑल्सो सेफ। ओके, लास्ट इस सेशन का डॉक्टर मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो धीरे धीरे उनका चेहरा चेंज होता है। जिस दिन वो पैदा होते हैं वो थोड़े अलग दिखते हैं, 10 दिन के बाद अलग, 1 महीने बाद एकदम अलग दिखते हैं। तो ये चेंज कैसे और क्यों आता है? ये चेंज नॉर्मल है, कुदरत के तरीका है ना। जब बच्चा पैदा होता है, आपने देखा होगा कई बच्चों का कलर दूसरा होता है, पूरे लाल होते हैं, फिर ग्रेजुअली उसके जीन्स के हिसाब से उसका जो कलर होता है वो ले लेते हैं ना। बच्चा पैदा होता है, इसका फेशियल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसके सर पे यहाँ पर हर बच्चे के छेद होता है ना, जो कि ब्रेन को ग्रो कराने का हेल्प करता है ना। तो वो बंद होता है, हमारे स्कल का शेप चेंज होता है, हमारा फेशियल स्ट्रक्चर चेंज होता है। जो शुरुआत में बच्चा लगता है वो 1 साल तक आते आते चेंज हो जाता है, 1 साल का बच्चा 5 पे चेंज हो जाता है, फिर हमारी एज तक आते आते सारा चेंज होता है। ये जीन्स होते हैं जो सारा चेंज करते रहते हैं। सो इट्स अ नॉर्मल, ये तो कुदरत का तरीका होता है। अच्छा, और मालिश जो है कि मालिश कब तक करनी चाहिए और क्या उससे बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आता है? हमेशा बोला जाता है जब भी बच्चा पैदा होता है तो एक माँ के अंदर एक फैट का एक चीज़ उसे बोलते हैं वर्निक्स कैसियोसा, उसकी एक लेयर बच्चे की बॉडी पे होती है जो कि बच्चे की स्किन को बड़ा स्मूथ रखती है ना। बच्चे की स्किन को बड़ी सेंसिटिव होती है तो उसको बचाती है एमनियोटिक फ्लूइड से। हमेशा ये बोला जाता है कि लगभग मालिश वगैरह जो भी करना है वो 2 हफ्ते के बाद करना चाहिए। तब तक बच्चे की स्किन थोड़ा एपिडर्मिस मैच्योर हो जाती है, आपके ऑयल वगैरह को कर सकते, मतलब उसको सहन कर सकती है, उससे एलर्जी को बचा सकती है। मालिश का तरीका तो बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाता है, बट मालिश का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है मम्मी और बच्चे की बॉन्डिंग होना, ठीक है ना। मम्मी एक क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ मालिश करते हुए बिताती है। वो जो मालिश के डिफरेंट एंगल्स वो यूज़ करते हैं, उससे बच्चे का सर्कुलेशन बढ़ता है, स्किन का, इसमें भी स्किन की टोनिसिटी इंप्रूव होती है, बच्चे और माँ की जो बॉन्डिंग होती है वो बड़ी अच्छी होती है। तो मालिश ठीक है, इट्स अ ज़रूरी चीज़। बच्चे को थोड़ा मे बी मालिश के दौरान उसको जो फैट मिलता है उसकी स्किन के लिए भी अच्छा होता है, थोड़ा बॉडी ग्रोथ में भी हेल्प करता है। सो मालिश इज़ गुड फॉर बेबीज, नो हार्म। ओके, तो डॉक्टर वैसे तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इस पे हम बहुत सारी चीज़ें बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय की पाबंदी है तो हमें इस सेशन को यहीं अभी ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन आई होप इस सेशन में आपको मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। बट मैं इस माध्यम से आप बस 3 चीज़ कहना चाहूँगा। नो सब्स्टिट्यूट, माँ का ब्रेस्ट इज बेस्ट, नो सब्स्टिट्यूट फॉर अ गुड ब्रेस्ट फीड। खूब स्तनपान कराएं। दूसरा, बच्चे के क्लूज समझें, प्लीज़ बच्चे का खूब टाइम दें। तीसरा, प्लीज़ स्क्रीन टाइम से दूर रखें। कोशिश करें कि अगर बच्चे को स्क्रीन से, हमेशा हमारी इंडियन एकेडमी पीडियाट्रिक्स, सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं कहती हैं कि 1.5 से 2 साल के नीचे बच्चे को नो स्क्रीन टाइम। सो बच्चे को खाना खिलाना है, बच्चे को पिलाना है, प्लीज़ इस चैनल के माध्यम से ये इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा
जैसे आपके दादी दादा नानी नाना ने आपको पाला है, कोशिश करो कि वैसे ही आज के बच्चों को पालो। आई एम श्योर योर बेबी विल बी अ सुपर बेबी एंड अ सुपर बेबी। बिल्कुल एग्जैक्टली डॉक्टर, आपने ये सही बात कही। हम आई थिंक ट्राई करेंगे कि आपसे एक और सेशन रखें जिसमें हमारे जो सवाल छूट चुके हैं और जो लोग पूछेंगे इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, उसको रख करके और भी आपसे बहुत सारी बात करेंगे। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मज़ा भी आया, आपकी वाइब भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आई होप हम जल्द मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट और बहुत सारे सवालों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच कि आप इस सेशन में हमारे साथ जुड़े। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दीजिएगा। हम ट्राई करेंगे कि डॉक्टर से इन सभी सवालों के और जवाब ले सके। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।